नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह, तैयारियां जबरदस्त। केजरीवाल आतिशी को भेजा गया न्योता। कल दोपहर 3:30 बजे होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का मनीष सिसोदिया पर चोरी का बड़ा आरोप। विधायक ऑफिस से कुर्सी, एसी, टीवी सब उठा ले गए सिसोदिया, दरवाजे तक नहीं छोड़े। ज्ञानेश कुमार बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त। नई सीएसी की नियुक्ति पर भड़की कांग्रेस, कहा यह संविधान की भावना के खिलाफ। राहुल गांधी ने नियुक्ति प्रक्रिया का किया जमकर विरोध। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर जोरदार प्रहार, कहा सपा बनाती है मौलवी और कठमुल्ला, समाजवादियों का चरित्र दोहरा। यूनुस पर भड़का शेख हसीना का गुस्सा। हसीना ने कहा यूनुस ने बांग्लादेश को टेररिस्ट स्टेट बना दिया, मैं जरूर लौटूंगी और बदला लूंगी, न्याय करूंगी, ये मेरा वादा है। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली में नई सरकार के गठन की। सरकार गठन को लेकर तैयारियां दिल्ली में जोरों शोरों पर है। 20 फरवरी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ होना है। शपथ रामलीला मैदान में होगा। बीजेपी नेता तरुण चुग और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज सुबह रामलीला मैदान में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लिया। तैयारियां जबरदस्त की जा रही है। तो वहीं कल का दिन भी काफी अहम है, क्योंकि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। शाम 3:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। मतलब कल सीएम का ऐलान हो जाएगा और 20 को शपथ समारोह के लिए केजरीवाल और आतिशी मारलेना को भी न्योता भेजा गया है। तो दूसरी तरफ गोपाल राय ने बीजेपी पर आज तंज कसते हुए कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार है, लेकिन दुल्हा कौन होगा ये बीजेपी अभी तक तय नहीं कर पा रही है। शपथ समारोह की क्या तैयारियां हैं और कल क्या नए सीएम का ऐलान हो जाएगा? पहले गोपाल राय को ही डील कर लेते हैं। गोपाल राय को इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? चुनाव हार गए हो, बर्दाश्त नहीं हो रहा? भाई इसका तो तारीख तय हो गया है। दूल्हा भी आ जाएगा, बाराती भी आने वाले हैं, सारे लोग आने वाले हैं। जरा अपने बारे में सोचो। दूल्हा तो तुमने पहले तैयार कर दिया, बारात सजी नहीं, लोगों ने दूल्हे को ही मंडप से भगा दिया। ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि विरोध के चक्कर में आप अपनी ही गरिमा, अपने ही चीजों को खराब करें। खैर, तैयारी जोर शोर से है। 30,000 कुर्सियां लगाई गई हैं और अनुमान तो यह है कि पूरा रामलीला मैदान खचाखच भर जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यह भी है कि जो मैसेज दिया जा रहा है, तमाम बड़े बड़े बिजनेस घराने से लोग भी आएंगे। अंबानी आने वाले हैं, अडानी आने वाले हैं, तमाम संत महापुरुष आने वाले हैं, 20-20 मुख्यमंत्री आने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि ये लग नहीं रहा कि किसी केंद्र शासित या आधा हिसाब से राज्य हो और इतनी बड़ी तैयारी। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी इस जीत से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। और यह आप ये समझिए कि जो अडानी, अंबानी, पता नहीं क्या क्या जो नैरेटिव ये लोग कर रहे थे, उसको ध्वस्त करके वापस स्थापित अपने आप को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर रही है। एक बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री दे रहे हैं। जी, तो बीजेपी में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तो वहीं आज मनीष सिसोदिया का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। दरअसल पटपड़गंज सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रवि नेगी ने मनीष सिसोदिया पर चोरी का आरोप लगाया है। नेगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पटपड़गंज के विधायक ऑफिस से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारा सरकारी सामान चोरी कर लिया। विधायक ऑफिस से एसी, कुर्सी, पंखे और एलईडी सब
चुरा लिए गए। रविंद्र नेगी ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें पूरा ऑफिस खाली खाली नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में सिसोदिया को कानूनी नोटिस भी भेजेंगे। ये कैसे कट्टर ईमानदार सामान चुरा के लेके जा रहे हैं? अब क्या किया जाए, वीडियो तो झूठ नहीं बोल रहा। वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है कि एलईडी गायब है, कुर्सियां गायब हैं, साउंड सिस्टम गायब है, सब कुछ गायब है। ये कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते हैं तो कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। केजरीवाल के ऊपर भी लगा कि शीश महल से ये लोग बहुत सारी चीज़ों को उठा कर लेके चले गए, उसकी भी अभी जांच आने वाली है, उसका सब कुछ होने वाला है। तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया उसी श्रेणी में चले गए, टोटी चोरने करने वाले नेताओं की श्रेणी में, बेड उठा के ले जाने वाले श्रेणी में। सवाल एक और है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दलील दी जा रही कि नहीं, हम तो बस वही सामान लेकर के गए जो हमने यहाँ पे लगाया था, जो कार्यकर्ताओं ने हमें दान में दिया था, जो हमारा था हम लेकर के चले गए। मतलब क्या हुआ इसका? आप ये कह रहे हो कि विधायक के दफ्तर में पार्टी का ऑफिस खुला हुआ था, लोगों की चीज नहीं थी वो। आपके लोग, आपकी पार्टी, आपके नेता सिर्फ स्वार्थ में ही काम करते हैं, अपने लिए ही काम करते हैं। तो कल ऐसा करना कि जो तुमने मोहल्ला क्लिनिक लगाया अब उसको बुलडोजर से उठा करके कहीं और अपने घर ले जाओ। ये क्या तरीका है? ये बोलते हुए इन लोगों को शर्म भी नहीं आती? इस तरह के काम जिन जिन वार्ड्स में हुए हैं, जिन जिन विधानसभा में हुआ है, जहां जहां आम आदमी पार्टी के लोगों ने जिस ऑफिस से सामान की चोरी की है, सबके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जी, अगली खबर में बात नए सीईसी की नियुक्ति से जुड़ी। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वो आज से ये जिम्मेदारी संभालेंगे। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार आज रिटायर हो गए। अब ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में नियुक्ति का फैसला लिया गया। बैठक में अमित शाह और राहुल गांधी शामिल हुए थे। इसी पैनल की सिफारिश पर नए सीईसी की नियुक्ति की गई है, पर राहुल गांधी ने नियुक्ति प्रक्रिया का विरोध किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे से संबंधित याचिकाएं लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक नियुक्ति स्थगित की जानी चाहिए थी। कांग्रेस ने नियुक्ति को संविधान की भावना के खिलाफ और चुनाव प्रक्रिया को नष्ट करने वाला बताया है। साथ ही कुछ और विपक्षी दलों ने इसका विरोध भी किया है। नए सीईसी का तो ऐलान हो गया, लेकिन राहुल गांधी इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी अनर्गल बातें कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीज लंबित है उसके ऊपर सरकार डिसीजन नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्यों नहीं ले सकती? सुप्रीम कोर्ट इतना ही सीरियस है तो जिस दिन राजीव कुमार सीईसी बने उसी दिन यह तारीख तय था कि कब वो रिटायर करेंगे। कानून में बदलाव हुआ, आप रिव्यू पिटीशन के कुछ लोग चले गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं है कि आज वो रिटायर होने वाले हैं, तो सुनवाई पहले क्यों नहीं की? और सुप्रीम कोर्ट होता कौन है? या हर चीज में सुप्रीम कोर्ट को घुसेड़ने की क्या आवश्यकता है? भाई, जजेस की का अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें क्या प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करते हैं, सरकार हस्तक्षेप करती है? आप अपना काम करोगे। वो ऐसा कौन सा सुरखाब के पर लगे हुए हैं जुडिशरी के अंदर कि इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और हर जगह नाक घुसड़ने का काम? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जैसे लोग जिनको न संविधान का पता है न ही अपना इतिहास मालूम है। अब तक चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, इनके खानदान से 3-3 लोग प्रधानमंत्री बने और एक सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी इनकी माता। कब सुप्रीम कोर्ट के जज के को शामिल करके सीईसी नियुक्त किया गया? सुप्रीम कोर्ट के जज को तो छोड़िए, जाने दीजिए चीफ जस्टिस को। विपक्ष के नेता से पूछ के कब सीईसी अपॉइंट किया गया? कल जिस मीटिंग में वो बैठे, जहां ज्ञानेश जी का नाम फाइनल हुआ, ये इतिहास में पहली बार हुआ कि इस तरह के सिलेक्शन मीटिंग में लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा। तो संविधान की न जानकारी है। संविधान में कहां लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस होंगे सीईसी के सिलेक्शन में?
कहां लिखा हुआ है? ये काली पीली डायरी लेकर के घूमने से संविधान का ज्ञाता मत बन जाइए। कांग्रेस ने इस इंस्टीट्यूशन के साथ क्या क्या किया है उसके ऊपर एक तो पूरा 20 मिनट का वीडियो बन जाएगा, इनके कुकर्मों का हिसाब खत्म नहीं होगा। और ये राहुल गांधी हर चीज में आपको दिक्कत क्या है? आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस से प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अब बात सीएम योगी आदित्यनाथ के रौद्र रूप की। आज से यूपी विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हुई है, पर पहला ही दिन बेहद हंगामेदार रहा। सत्र की शुरुआत से पहले ही सुबह सुबह तख्तियां लेकर पहुंचे विपक्ष के सदस्यों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरना शुरू कर दिया। तो विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान वो लगातार नारे लगाते रहे। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन को स्थगित भी करना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उर्दू और अंग्रेजी पर पक्ष विपक्ष में बहस छिड़ गई। पर विपक्ष के इस रवैये और बहस को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुन चुनकर अलग अलग बिंदुओं पर कड़ा प्रहार किया है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाएगी, और जब सरकार आम जनता के बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की बात करती है तो ये लोग उर्दू थोपने की वकालत करने लगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा देश को कठमुल्ला की ओर ले जाना चाहती है, जो कतई स्वीकार्य नहीं होगा। आज तो बड़े गुस्से में नजर आए योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल गुस्से में थे और गुस्सा लाजमी भी है। ये विपक्ष जो है वो अलग अलग राज्य हो या फिर लोकसभा हो राज्यसभा हो, अपनी गरिमा को खुद तार तार ये लोग कर रहे हैं। इनको क्या लगता है इस तरह से तमाशा करने से उनको समर्थन मिलने लगेगा लोगों का? आप सरकारी कामकाज में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या गवर्नर का किसी राज्य में अभिभाषण हो, ये क्या है? ये संवैधानिक प्रक्रिया है। विरोध करना है, आप आराम से विरोध कीजिए, विरोध करने का अधिकार है आपको, लेकिन जो कुछ संवैधानिक प्रक्रिया है उसको तो होने दीजिए। गवर्नर का भाषण होगा, होना है, उनको आप चुपचाप सुन लिए होते, उसके बाद विरोध प्रदर्शन वगैरह किया होता तो बात समझ में आती। आपने जो असेंबली के नियम हैं उसको आपने तोड़ा। दूसरी तरफ ये क्या उर्दू उर्दू लगा रखा है? उर्दू से क्या होगा? नौकरी मिलेगी? कहां नौकरी मिलेगी? मुसलमान विकसित हो जाएंगे? हिंदुओं के ऊपर आप उर्दू थोपोगे? सारी दुनिया आगे जा रही है, लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं, समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ये फिसड्डी लोग। पर मुख्यमंत्री ने आज एक और काम किया। आपको याद होगा इलाहाबाद के एक जज हाईकोर्ट के यही कठमुल्ला वर्ड बोले थे तो कुछ लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट और उनके खिलाफ जो है इंपीचमेंट मोशन लेकर के पहुंचे हुए। वर्ड यही है, कठमुल्ला। तो ऐसा नहीं कि गुस्से में वो कुछ बोल रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि कठमुल्ला बोलूंगा, क्या कर लोगे? और बात सही है। कोई भी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि आम बच्चे भी वो ग्रो कर सके, आगे 10 साल के बाद जो आने वाली चुनौतियां हैं उसको उसके साथ वो कॉम्पीट कर सके। आप लगे पड़े हुए वही उर्दू, वही मदरसा, पता नहीं ये किस तरह की विकृत मानसिकता से ग्रस्त हो गई है समाजवादी पार्टी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में उन पुलिस कर्मियों की विधवाओं के साथ एक वर्चुअल संवाद किया जिनके पति प्रदर्शनकारियों के हमलों में मारे गए थे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में बढ़ती आतंकी गतिविधियों की निंदा की और कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने देश को एक टेररिस्ट स्टेट में तब्दील कर दिया है। हसीना ने कहा कि मैं लौटूंगी और हमारे पुलिस कर्मियों की मौत का बदला लूंगी। हसीना ने यह भी कहा कि वो 5 अगस्त को भीड़ के चंगुल से बच निकली ताकि वो एक बार फिर बांग्लादेश के लोगों की सेवा कर सके। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है और मुझे विश्वास है कि ये किसी कारण से हुआ है। उन्होंने पहले भी मुझे मारने की कोशिश की और 5 अगस्त को भी की, लेकिन मैं बच गई। केवल फिर से लौटने के लिए मैं न्याय जरूर करूंगी। एक बार फिर से शेख हसीना कह रही है कि मैं लौट कर आऊंगी। क्या तैयारी है उनकी? देखिए, पहली बार उन्होंने चैलेंज ठोका है यूनुस को।
यूनुस साहब भी वहां बिल्कुल ऊल जुलूल फैसले ले रहे हैं, कोई ऑपरेशन डेविल चला रहे हैं, विरोध करने वाले कलाकारों को, एकेडमिशियंस को, पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। चुन चुन के सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या प्रॉमिस लेकर क्या आए थे ये जोर सोरोस के चमचे? ये जोर सोरोस ओबामा की चमचागिरी करते करते इन्होंने क्या बताया था कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे, और यहां भी बहुत सारे पत्रकार नाच रहे थे। तो डेमोक्रेसी तो आ नहीं रही। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो पत्रकारों ने पूछा कि बांग्लादेश का क्या होगा। ट्रंप साहब ने कहा कि यह मामला बांग्लादेश का हमने प्रधानमंत्री मोदी के हाथ छोड़ दिया है, इनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। और आज खबर आई कि शेख हसीना ने कहा है कि वो वापस जाएंगी, तो वापस हो जाएंगी। कारण इसका यह है कि ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बस अवामी लीग के लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, प्रोटेस्ट होगा, गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी। और यह खबर आ रही है कि आर्मी के अंदर भी दो फाक हो चुका है आर्मी का पूरा ग्रुप, एक जो सरकार के साथ है और एक जो सरकार को बदलना में लगे हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।